मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 साइंस में लेसन नंबर 3 चला हुआ है, जिसमें हम पहले आपको धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है धातुओं के रासायनिक गुण, जिन आधार पर ये धातुएं जो हैं रासायनिक गुण को प्रदर्शित करती हैं, जिस आधार पर हम जो हैं इनको धातुओं की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर हम आज धातुओं के कुछ रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, अर्थात धातुओं के रासायनिक गुण जो इनमें होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। कुछ अभिक्रियाएं भी हैं जिनको आप अब यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को देख करके उसको समझने की भी थोड़ा प्रयास करेंगे। नंबर 1 है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। कोई भी धातु हो अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो उस तत्व के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, या वह धातु उसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है ऑक्सीजन की क्रिया के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड। कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वह उसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो निर्मित ऑक्साइड होती हैं ये जलीय विलयन इनके क्षारीय होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होने के कारण ये लाल लिटमस पेपर को नीला भी कर देते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? ऑक्साइड की क्षारीय होती है। और ये पहचान हम कैसे करेंगे भाई क्षारीय है या अम्लीय है? तो क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे Mg है, सभी जानते हैं धातु है, अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो ये 2MgO का निर्माण करती है। जैसे धातु M, दोबारा समझ लीजिए, उसमें धातु सोडियम भी हो सकती है, पोटेशियम भी हो सकती है, और कोई भी धातु हो तो हम मान करके चलते हैं कि धातु जो है M है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो M2O का निर्माण होता है, अर्थात उसी धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। M यहाँ पर Na हो सकता है, K हो सकता है, Li हो सकता है, RH हो सकता है। अर्थात ये सब उदाहरण लेकर के Na, K, Li, Rb लेकर के इसको जो है M मान लिया गया है। तो M अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे दूसरी तरह भी समझा जा सकता है, जैसे Mg है, M की जगह Mg ले लीजिए, Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। Mg की जगह अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम Na 2Na प्लस O2 बराबर 2Na2O। इसी तरीके से Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, Na सोडियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, पोटेशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसी धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देख सकते हैं, जब एल्युमिनियम वायु की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड निर्मित हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब Al भी धातु है, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो ये Al2O3, अर्थात समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है Al प्लस O2 इक्वल टू Al2O3, Al प्लस O2 इक्वल टू Al2O3। जब हम इसको बैलेंस करेंगे समीकरण को बैलेंस करने के लिए 4Al प्लस 3O2 इक्वल टू 2Al2O3। Al सॉलिड, S जो इसमें लिखा हुआ है मैंने पहले भी आपको बताया था कि S4 सॉलिड होता है, जहाँ सॉलिड लिखा हुआ है, जहाँ G लिखा हुआ है G4 गैस समझिए, अगर L लिखा हुआ है तो लिक्विड समझिए, L4 लिक्विड, AQ लिखा हुआ है तो एक्वस समझिए, AQ4 एक्वस। इस तरीके से इनकी प्रकृति दी होती है, नेचर दी होती है कि ये सॉलिड हैं, गैस हैं, लिक्विड हैं या फिर एक्वस हैं, जलीय विलयन।
अगर हम किसी धात्विक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अर्थात किसी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड और जल परिवर्तित हो जाता है। दोबारा समझ सकते हैं। Al2O3 पहले Al की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ। Al2O3 प्लस HCl बराबर AlCl3 प्लस H2O। जब समीकरण बैलेंस करेंगे तो इसे आप देख रहे हैं Al2O3 प्लस 6HCl इजकल टू 2AlCl3 प्लस 3H2O। इस तरह से जो है यह अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट आता है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट आता है धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुओं क्रियाशीलता के अनुसार जल में भिन्न भिन्न प्रकार से यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड निर्मित करती हैं। दोबारा समझ सकते हैं कि अगर धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो ये धातु ऑक्साइड भी बनाती हैं और हाइड्रोक्साइड भी बनाती हैं। धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। जब कोई धातु अभिक्रिया उसके जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है या हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। समीकरण के द्वारा इसको समझा जा सकता है। सोडियम Na, सोडियम धातु हो, पोटेशियम हो, जब ये धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये NaOH अर्थात हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जैसे Na प्लस H2O इजकल टू NaOH प्लस H2, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल। सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, कैल्शियम धातु जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे Ca प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O का निर्माण होता है। अगर आयरन H2O के साथ अभिक्रिया करती है, ये धातु है, आयरन धातु H2O FeOH का Fe2O3 ऑक्साइड बनाता है। पहले जैसे आपको बताया गया था कि कुछ धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड बनाती हैं और H2 का निर्माण करती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो Fe H2O के साथ अभिक्रिया करके Fe2O4 प्लस H2O, इस तरीके से Al H2O के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। Al धातु H2O के साथ अभिक्रिया करती है, Al2O3 प्लस H2O का निर्माण होता है। इस प्रकार से कोई भी धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। नंबर 3, धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन से क्रियाशीलता नहीं दर्शाती है, अर्थात हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील ये नहीं होती है, धातुएं नहीं होती हैं। कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और Na प्लस H2 इजकल टू NaH सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। सभी धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं, किंतु जो कुछ क्रियाशील धातुएं होती हैं वे ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया
करके धात्विक हाइड्राइड में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे Na+H2 = NaH। जब समीकरण बैलेंस करेंगे 2Na+H2 = 2NaH। धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नंबर 4 है। धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं और धातु लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं। कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, देखिए कोई भी धातु हो सकती है जिसमें Na है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, तो ये सभी धातुएं होती हैं और इसमें हम किसी का भी एग्जाम्पल यहाँ आपको समझा सकते हैं। तो जब कोई भी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो आगे चलेंगे। कोई भी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। उस धात्विक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसा यहाँ समझा जा सकता है Na+HCl = NaCl+H2। Na+HCl बराबर NaCl+H2। समीकरण बैलेंस करेंगे 2Na+2HCl = 2NaCl+H2। इसी प्रकार देख सकते हैं हम, कोई भी धातु जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम अभिक्रिया करती है तो उस धात्विक सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जैसे Na+H2SO4 = Na2SO4+H2। समीकरण बैलेंस करके बोलेंगे 2Na+H2SO4 = Na2SO4+H2। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई भी धातु क्रिया करती है तो धात्विक क्लोराइड बनाती है। जब कोई भी धातु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो वह धात्विक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं। CO की कॉपर की क्रिया है। कॉपर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो यह कॉपर सल्फेट बनाती है और H2O जल का निर्माण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि तनु, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धात्विक क्लोराइड, धात्विक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट नंबर, धातुओं की अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अर्थात जब धातुएं किसी तेज एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं। जब धातुएं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो इसमें लिखा हुआ अति तनु नाइट्रिक अम्ल, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब धातुएं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अभिक्रिया करता, अभी तक तो आपने पढ़ा था पिछले पॉइंट में कि जब धातुएं डाइल्यूट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किंतु जब धातुएं तेज या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं Mg+HNO3 = MgNO3+H2 या Mn+HNO3 = MnNO3 हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, धात्विक नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। जब किसी कम सक्रिय धातु के लवण के साथ
जब किसी नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। जब किसी कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में अधिक सक्रिय धातुओं को डाला जाता है, अर्थात धातु तो अधिक सक्रिय हैं, कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में अधिक सक्रिय धातु को डाला जाता है। एक तो कम सक्रिय धातु होती हैं, अधिक सक्रिय धातु होती है। जब उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो लवण का निर्माण होता है। ये विलयन से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान लेकर अधिक सक्रिय धातु के लवण के विलयन में परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात जब धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया की जाती है, दोबारा समझ सकते हैं, जब कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में अधिक सक्रिय धातुओं को डाला जाता है तो ये जो सक्रिय विलयन होता है उसको विस्थापित कर देते हैं, और अधिक सक्रिय विलयन में धातु का जो अधिक सक्रिय विलयन है वो जो है अपने आप वहाँ पर रह जाता है, उसको विस्थापित कर दिया जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो उस विलयन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कॉपर सल्फेट है प्लस Zn, कॉपर सल्फेट प्लस Zn, ये धात्विक सल्फेट है और जिंक है। तो दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो Cu को विस्थापित कर दिया जाएगा, कम क्रियाशील धातु है, और Zn उसकी जगह विस्थापित हो जाएगा। जैसे ZnSO4 प्लस Cu, CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। इस तरीके से जो अधिक सक्रिय धातु होती हैं वे कम सक्रिय धातु को हटा करके उसकी जगह विस्थापित हो जाती हैं। कॉपर सल्फेट जो है अपने आप में कम सक्रिय है, इसलिए कॉपर के स्थान पर जिंक क्योंकि अधिक क्रियाशील होता है तो ये स्वयं विस्थापित हो जाता, स्वयं जो है उसका स्थान पर आ जाता है। इस तरीके से इसको आसानी से समझा जाता है। धातुओं के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो परस्पर क्लोराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। धात्विक क्लोराइडों का निर्माण होता है, जैसे Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl, अर्थात सोडियम क्लोराइड में बदल जाती है। बैलेंस समीकरण बोलेंगे 2Na प्लस Cl2 इक्वल टू 2NaCl। या Mg मैग्नीशियम की जब क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, जैसे Mg प्लस Cl2 इक्वल टू MgCl2। समीकरण बैलेंस करेंगे 2Mg प्लस Cl2 इक्वल टू 2MgCl2। इस प्रकार से धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके धात्विक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाती हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। कोई भी धातु जो कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है उसकी जो श्रेणी है, जो कम क्रियाशील है उसको हम कम कहते हैं, किंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अधिक क्रियाशील होती हैं तो इसकी अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है वो भी अलग अलग होती हैं। जो कुछ श्रेणी ऐसी होती हैं जिसमें कम क्रियाशील धातुओं को रखा गया है, एक श्रेणी ऐसी होती है जिसमें हम अधिक क्रियाशील धातुओं को रखते हैं। इसी के साथ आपके धातुओं के रासायनिक गुण कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को आप देखें। पिछली वीडियो मैंने आपकी देखी थी YouTube पर, तो बहुत कम बच्चे 10th क्लास के बहुत कम बच्चे जो हैं वीडियो देख रहे हैं, या तो उनको बुक्स की प्रॉब्लम है या अन्य कोई प्रॉब्लम है। उसको सोल्व करने के लिए आप स्कूल में फ़ोन कर सकते हैं। अगर कहीं कोई ऐसी परेशानी आती है तो उसको आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, किंतु आप वीडियो को देखें, किताबों से के साथ साथ उनको पढ़ें। बुक्स का होना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। लॉकडाउन के समय आपकी जो पढ़ाई है वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, ये प्रयास स्कूल की तरफ से बार बार किया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ही ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें। थैंक यू।